एक 16 साल की लड़की जो कि फिलीपींस में रहती थी, उसका ना ही केवल बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया बल्कि उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स और वेपन्स यूज किए गए जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हुआ। उसके बाद उसके फेस को पिज्जा स्लाइस की तरह काटा गया और उसके स्कल में एसिड भरा गया जिससे कि वो किसी को पहचान में ना आए। जी हाँ, आप लोगों ने सब कुछ सही सुना। ये केस फिलीपींस का एक ऐसा केस बन गया था जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। असल मायने में माने तो ये केस आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में कि आखिर ये लड़की थी कौन और ऐसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों ही मारना चाहेगा। क्रिस्टीन सिलावन, जिसका पूरा नाम क्रिस्टीन ली सिलावन था, उसका जन्म 1 जून 2002 को हुआ था। क्रिस्टीन हाई स्कूल में पढ़ती थी और क्रिस्टीन के घर पे उसकी मम्मी, उसका भाई और एक छोटी बहन रहती थी क्योंकि क्रिस्टीन के मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। क्रिस्टीन का पूरा घर मम्मी और उसका बड़ा भाई संभालते थे। क्रिस्टीन एक मम्माज गर्ल हुआ करती थी। क्रिस्टीन अपने घर के सारे काम करती थी, मम्मी की बात मानती थी और किसी भी फालतू चीज की जिद नहीं करती थी। क्रिस्टीन का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम जॉन था। क्रिस्टीन और उसकी मम्मी एक साथ दोस्तों की तरीके से रहते थे। क्रिस्टीन काफी ज्यादा रिलीजियस भी थी और वो एक चर्च में चर्च कलेक्टर का काम भी करती थी। क्रिस्टीन कभी भी चर्च जाने के लिए मना नहीं करती थी, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो। उसका चर्च का एक डेली का सेम रूटीन था। वो 4 बजे जाया करती थी और शाम को 7 बजे तक घर आ जाती थी। क्रिस्टीन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा आया जब क्रिस्टीन चर्च के लिए घर से तो निकली पर चर्च से कभी घर वापस नहीं आ पाई। 10 मार्च 2019 को क्रिस्टीन 4 बजे अपने घर से चर्च के लिए निकलती है और शाम को 7 बजे तक उसकी मम्मी इंतजार करती है कि क्रिस्टीन आने वाली होगी, पर क्रिस्टीन की कोई खबर नहीं थी। क्रिस्टीन कभी ऐसा नहीं करती थी कि बिना बताए मम्मी को कहीं और चली जाए और अगर आने में लेट हो जाए तो उनको खबर भी ना करे। काफी समय बीत जाने के बाद क्रिस्टीन की मां लॉरेंस काफी ज्यादा परेशान होने लगी। उसकी मां ने जाकर चर्च में खुद देखा कि अभी तक उसकी बेटी क्रिस्टीन घर पर क्यों नहीं लौटी। वहां जाकर उसे पता चला क्रिस्टीन तो काफी देर पहले चर्च से निकल चुकी है। उसकी मां की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी और उसने अपने पड़ोसियों से बोला कि प्लीज उसकी मदद कर दो क्रिस्टीन को ढूंढने में। उनके पड़ोसियों ने उनके साथ मिलकर ढूंढा और बाद में जाकर कुछ खबर ना मिली तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल चालू कर दी। पुलिस वालों ने भी क्रिस्टीन को ढूंढा, बट जहां पर सारे गांव वाले पहले ही ढूंढ चुके थे वहां पर ही पुलिस वालों ने ढूंढा, जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस था। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी तो पुलिस वालों ने बोला कि हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। उसकी माँ से बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हो सकता है कल सुबह तक आपकी बेटी आपके घर पहुंच जाए। अगली सुबह क्या ही होने वाला था किसी को कुछ नहीं पता था। 11 मार्च 2019 को पुलिस वालों के पास एक कॉल आती है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उस बॉडी के नीचे से कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके फेस को पिज्जा स्लाइस की तरह से कट किया गया था और उसके स्कल में एसिड भरा गया था जिससे कि कोई उसे पहचान न सके। पुलिस ने क्रिस्टीन की मां को कॉल किया कि कहीं ये बॉडी क्रिस्टीन की तो नहीं। वैसे तो पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि बॉडी को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया था और उसका फेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही क्रिस्टीन की मां आई और उसने उस बॉडी को देखा और वो पहचान गई कि ये बॉडी क्रिस्टीन की ही है, तो क्रिस्टीन मर चुकी थी। पर अभी भी एक सवाल था कि आखिर क्रिस्टीन को मारा किसने और वो भी इतनी बेरहमी से। पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था क्योंकि आसपास के लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे क्रिस्टीन की बॉडी को देखने के बाद। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी और पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए कि कहीं ऐसा मर्डर पहले भी तो नहीं हो रखा और उनको एक नाम मिला जिसका नाम था जोनस मार्टल ब्यूनो। उसने एक फार्मर का मर्डर कुछ इसी टाइप से कर रखा था जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके। पुलिस ने बिना किसी देरी के उसको अरेस्ट किया और उससे पूछताछ स्टार्ट करी, लेकिन उसका बार बार यही कहना था कि वो किसी क्रिस्टीन नाम की लड़की को नहीं जानता और ना उसने ये सब कुछ किया और पुलिस के पास कोई भी प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। काफी ज्यादा टाइम हो गया था और पुलिस के हाथ में अभी कोई भी सुराग नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी जिसमें साफ साफ लिखा था क्रिस्टीन का ना तो केवल मर्डर हुआ है बल्कि उसको ब्रूटली तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया और उसके इंटीमेट एरियाज में वेपन्स और काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डालकर उसके ऑर्गन्स को डैमेज किया गया। ये सब सुनने के बाद लोगों को क्रिस्टीन के लिए बहुत ज्यादा दया आने लग गई और उसके लिए जस्टिस की मांग करने के लिए वो रोडों पे आ गए। लोग पुलिस वालों से सवाल करने लग गए कि अभी तक क्रिस्टीन का कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया है। 16 मार्च 2019 पुलिस ने क्रिस्टीन के फोन को चेक किया और उसके फेसबुक
फेसबुक अकाउंट पर 2 लोगों के अकाउंट पर डाउट हुआ। मैं आपको बता दूं, क्रिस्टीन का ब्रेकअप कुछ टाइम पहले ही हो चुका था, तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के मैसेजेस को देखकर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि कहीं उसका कत्ल जॉन ने तो नहीं किया। उसने बदला लेने के लिए फेसबुक पर एक फेक अकाउंट सीजे डियाज नाम से बनाया और क्रिस्टीन से बात की, उसे मिलने बुलाया और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस वालों को लगा कि ये केस सॉल्व हो चुका है और जाकर सीधे पुलिस वालों ने जॉन को अरेस्ट कर लिया। जॉन की मां का कहना यह था कि जिस दिन क्रिस्टीन का मर्डर हुआ उस दिन पूरे दिन जॉन घर पर था और शाम के टाइम अपने घर के पीछे बास्केटबॉल खेल रहा था और पुलिस वालों से यह भी बोला कि अगर उसने मर्डर किया होता तो वो गेट तुम्हारे लिए क्यों खोलने आता। अगर ये सारे सबूत जॉन की बेकसूरी दर्शाते थे तो कहीं ना कहीं कुछ सबूत ऐसे भी थे जो कि इशारा करते थे कि ये मर्डर जॉन नहीं किया है। जैसे कि लास्ट टाइम जब क्रिस्टीन को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया और वो जिस लड़के के साथ थी उसका बॉडी टाइप और जॉन का बॉडी टाइप दोनों का मिलता जुलता था। सीसीटीवी फुटेज में क्रिस्टीन जिस लड़के के साथ चल रही थी वो काफी कंफर्टेबल होकर चल रही थी, जिसका मतलब है कि वो उसे जानती थी। तो हो सकता है वो जॉन ही हो और उसके साथ क्रिस्टीन इतनी कंफर्टेबल होकर चल रही हो क्योंकि वो उसका एक्स था। जॉन की बॉडी पर कुछ मार्क्स भी थे जो कि काफी ज्यादा लाइट हो गए थे और हो सकता है वो कहीं ना कहीं लड़की के नाखूनों के निशान हो। काफी टाइम तक जॉन ने मना किया कि उसने ये सब नहीं किया है, पर एक टाइम जॉन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ ये सब उसने ही किया है। तो क्या ये केस यहीं सॉल्व हो चुका था या फिर और भी ज्यादा सरदर्द बनने वाला था फिलीपींस पुलिस के लिए? क्योंकि जैसे ही कोर्ट में हियरिंग के लिए जॉन गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला और ना ही उसने कुछ किया, क्योंकि पुलिस को जब उसने बयान दिया वहाँ पे ना लॉयर प्रेजेंट था ना कोई कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो ये सारे सबूत नहीं माने गए और पुलिस ने जॉन को रिहा कर दिया। अब ये केस और भी ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा था क्योंकि लोगों के पास सवाल बहुत ज्यादा थे और पुलिस वालों के पास जवाब बहुत कम। पुलिस वालों का और लोगों का मानना यह भी था कि हो सकता है ये मर्डर केवल एक इंसान ने नहीं किया, हो सकता है इस मर्डर में 2 या फिर 3 लोग शामिल थे, क्योंकि एक अकेला बंदा इतना घिनौना मर्डर नहीं कर सकता। कुछ पुलिस वाले ये भी मान रहे थे कि अगर किसी एक बंदे ने ये मर्डर किया है तो वो काफी ज्यादा हाई डोज पे था या काफी ज्यादा नशे में था, इसलिए वो ये सब कर पाया। पर केवल गुत्थियां सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि कातिल अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा था। और फिर एक दिन पुलिस के पास कॉल आती है कि गांव वाले लोगों ने एक चोर को पकड़ा है जिसका नाम रेनेटो लेंस था। पुलिस ने जैसे ही उसे पकड़ा तो उनको डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्रिस्टीन के केस में भी हो, क्योंकि जहाँ उसे पकड़ा गया था वो क्रिस्टीन के घर से कुछ ही दूरी पर था। जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी उनको रेनेटो के घर पर कुछ गंदे कपड़े, वेपन, एसिड और उनको ये भी पता चला कि रेनेटो वीड के नशे भी करता था। फाइनली 9 अप्रैल 2019 वो दिन आ गया जिस दिन रेनेटो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया और उसको हैरेस भी किया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि सीजे डियाज नाम का शख्स और कोई नहीं रेनेटो ही था। क्रिस्टीन से बात करने के लिए जो फेक अकाउंट सीजे डियाज बनाया गया था वो रेनेटो के द्वारा ही बनाया गया था। और मैंने आपको बताया कि मर्डर से कुछ टाइम पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था तो वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी, इसलिए उसने सीजे डियाज की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी। हो सकता है काफी ज्यादा सुंदर लड़के की फोटो देखकर सीजे डियाज की रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट करी और उससे बात करना भी स्टार्ट कर दिया। काफी ज्यादा बात होने लगी सीजे डियाज और क्रिस्टीन के बीच और बताया जाता है कि 5 या फिर 6 महीने से ज्यादा इन लोगों को बात करते हुए हो गए थे। उसके बाद इन लोगों का प्लान बना कि हम लोग मिलते हैं और जैसा कि सीजे डियाज और क्रिस्टीन को 5 से 6 महीने हो गए थे तो क्रिस्टीन ने भी उस पर भरोसा कर लिया कि हाँ अब हम लोग मिल सकते हैं। और उसने बोला कि मैं चर्च जाती हूँ, तुम शाम को 6 बजे के बाद चर्च के बाहर मिलना, हम लोग वहीं मिलेंगे। और जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही हुआ। शाम को 6 बजे के बाद क्रिस्टीन जल्दी चर्च से बाहर निकल गई और सीजे डियाज उसके सामने खड़ा था। क्रिस्टीन के सामने जैसे ही सीजे डियाज आया, क्रिस्टीन सबसे पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाती और जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने खड़ा हुआ आदमी जो कि 46 से 47 साल का था वही सीजे डियाज है, क्रिस्टीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन वैसे ही सीजे डियाज और रेनेटो उससे बोलता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ गलत किया, बट मेरा यकीन करो मेरी सारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर क्रिस्टीन को और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो वहां से अपने घर की तरफ जाने लगी। वैसे ही रेनेटो ने उससे पूछा कि ठीक है कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक तो छोड़ सकता हूँ। उसके लिए क्रिस्टीन ने अलाउ किया और बोला ये भी जाता है कि जो हमें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए मिलती है वो उसी टाइम की है जब उसने उसको अलाउ कर दिया था, इसलिए क्रिस्टीन उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखती है। बट उसके बाद रेनेटो ने क्रिस्टीन
से पूछा क्या वो उसके साथ इंटरकोर्स कर सकती है, जिसके जवाब में क्रिस्टीन और भी ज्यादा गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगी और वैसे ही रेनेटो उसको एक गली में ले गया और उसके साथ ना ही जबरदस्ती की बल्कि उसको मार भी दिया। मारने के बाद उसे पता चला कि ये तो मर गई और उसको डर लगा, इसलिए उसने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके फेस को आधा काट दिया और जैसे ही आधा काट दिया उसने अगल बगल में देखा कि कोई नहीं है, वो अपने घर से एसिड लेकर आता है और उसके फेस पर एसिड डालने लगता है। उसकी आंखें, उसका गला, उसका सब कुछ जल चुका था, उसको कोई पहचान नहीं सकता था। और रेनेटो ने यह भी बताया कि उस दिन उसे काफी ज्यादा हाई डोज ले रखी थी वीड की। रेनेटो के स्टेटमेंट के बाद सब कुछ साफ हो चुका था कि रेनेटो ने ही क्रिस्टीन का मर्डर किया था। पर पुलिस को और क्रिस्टीन के घर वालों को कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज थी उसमें लड़का अलग था और रेनेटो अलग है, क्योंकि उन दोनों का बॉडी टाइप मैच नहीं हो रहा था। पर जब रेनेटो ने अपना जुर्म खुद कबूल किया और सारे एविडेंस उसके खिलाफ थे और पूरी कहानी मैच हो रही थी केस से, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों का मानना यह था कि इसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, क्योंकि फिलीपींस में 2006 के बाद डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया गया था। इसलिए लोगों ने मांग करी कि इसको केवल डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और इसकी जान ले लेनी चाहिए। जिस दिन रेनेटो को कोर्ट ले जाया जाना था उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। रेनेटो अपने केज में मरा हुआ मिला और उसने सुसाइड करनी थी। पुलिस को ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, पर फिलीपींस के लोग काफी ज्यादा खुश थे कि चलो अच्छा हुआ वो मर गया और ये केस हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी बेरहमी से क्रिस्टीन का मर्डर कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये केस क्लोज तो हो गया है बट अभी तक सही से सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इस केस में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं और इस केस को एक मिस्टीरियस केस बनाते हैं। जो मुझे लगता है, जैसे बोला जाता है कि सीजे डियाज और क्रिस्टीन करीब 4 या 5 महीने से बात कर रहे थे और लोगों का कहना यह है, इंटरव्यूज का कहना यह है कि क्रिस्टीन और उसके बॉयफ्रेंड जॉन का ब्रेकअप मर्डर से केवल 4 या 5 दिन पहले ही हुआ था। तो अगर मर्डर से 4 या 5 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था तो वो लोग 4 या 5 महीने से बात कैसे कर रहे थे? ब्रेकअप सच में उसका नहीं हुआ था तो ये अकेलापन कैसा महसूस हुआ उसे? काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि चर्च से निकलने के बाद क्रिस्टीन ने सीजे डियाज को कॉल या फिर मैसेज किया था कि तुम कहाँ हो। तो अगर ऐसा हुआ था तो मर्डरर ने उसका फोन वहीं क्यों छोड़ दिया? सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि क्रिस्टीन एक ऐसे लड़के के साथ जा रही थी जिस पे उसे भरोसा था और वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो अगर सीजे डियाज ने उससे उसे घर छोड़ने तक के लिए बोला और वो एग्री भी हो गई, बट फिर भी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई लड़की इतना कंफर्टेबल होकर उसके साथ चल सकती है जिसने उससे बहुत सारे झूठ बोले और अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई। क्या रेनेटो ने सच में सुसाइड की थी या फिर उसे किसी ने मार दिया था? काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो इस केस को सच में मिस्टीरियस बनाते हैं और अभी तक ऐसा लगता है कि ये सॉल्व नहीं हुआ। दोस्तों इस केस को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और इस केस में भी हमने यही देखा कि धीरे धीरे हम लोगों में से इंसानियत खत्म होती जा रही है और हमें ऑनलाइन फ्रेंड्स पर कम ही भरोसा करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको केस डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाकर इससे भी ज्यादा भयानक केसेस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में।